आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो टॉपिक्स आएंगे। कौन कौन से? सर, इक्विलिब्रियम को हम बायफर्केट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दो टॉपिक्स में। एक तो हमको पढ़ना होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा हमको पढ़ना होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बेसिक्स सीखते हैं इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम काम कैसे करता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इन बेसिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है पूरी की पूरी फिजिकल में उन चैप्टर्स में से है जो सबसे टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो कभी नहीं समझ में आता, भगवान जाने क्या ये हो रहा होता है। अगर आप तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो मैं आपको हवा में करने लायक स्थिति में ला दूँ। बाकी चैप्टर में तो आ गए, क्या उम्मीद करते हैं इसमें भी आ जाएंगे, करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या शुरू कर रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ लगता है, क्या करता है, उससे पहले मैं आपको एक नए टॉपिक से शुरुआत कराता हूँ जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास इस चैप्टर में दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। देखना, अभी तुम सीख जाओगे कि चैप्टर बनाई किसके लिए। एक तो मेरी रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, और एक मेरे पास रिएक्शंस होती हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या मतलब होता है सर रिवर्सिबल रिएक्शन का और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस? सर, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, ध्यान सुनना, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, इसके नाम से ही हम ये समझ पा रहे हैं कि रिवर्सिबल। सर, किसी रिएक्शन में एक तरफ तो हम लिखते हैं रिएक्टेंट और दूसरी तरफ, एरो के दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं। इसका मतलब जनरली हम रिएक्शन जब करवाते हैं तो रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। लेकिन ये रिएक्शन क्या कह रही है कि ये मैं रिवर्सिबल हूँ। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन ही सकता है, वो तो हर रिएक्शन में बनता है। मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है वापस। इसका मतलब मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा ही सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहती है? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ये कहती है कि सर रिएक्टेंट ने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। अब एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो ये रिएक्शन कैसी है? इर्रिवर्सिबल। मतलब आप पीछे की तरफ वापस नहीं जा सकते, अब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा सकते। इसका मतलब इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस यूनिडायरेक्शनल होती हैं, केवल एक डायरेक्शन में ही काम करती हैं। यूनिडायरेक्शनल होती हैं, केवल एक डायरेक्शन में ही काम करती हैं। और वो कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन मेरी बाई डायरेक्शनल होती है, या इसको बोल सकता हूँ मल्टी डायरेक्शनल होती है। ये फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। बात समझ में आई? अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, तो देखना एक बार। मैंने क्या किया, वाटर को लिया और मैंने उसको हीट कर दिया। क्या कर दिया? पहले वाटर लिक्विड फेज में था, अब वाटर को हीट करने पे वो किस फेज में चला गया? वेपर। मैंने रिएक्शन करवाई, वाटर को किस फेज में भेज दिया? वेपर फेज। क्या वेपर को ठंडा करूंगा अगर मैं, तो क्या दोबारा लिक्विड बना सकता हूँ? इसका मतलब मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है। मतलब मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वापस वहाँ पे आ सकता हूँ, मैं दोबारा रिएक्टेंट बना सकता हूँ। ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। लेकिन मेरे पास एक गड्डी थी नोटों की, 2-2 हज़ार की नोटों की गड्डी थी, मैंने इसमें आग लगा दी। क्या बन गई? राख। अब इस राख से कुछ भी करके नोट बना सकता हूँ? नहीं बना सकता ना। मतलब एक बार रिएक्शन हो गई
तो काम खत्म हो गया। तो ये रिएक्शन कैसी है? इर्रिवर्सिबल। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहा हूँ, आग लगाने को क्या बोलते हैं? कंबस्शन। तो जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं? इर्रिवर्सिबल। एक बार आग लग गई तो जो बन गया वो बन गया। जबकि यहाँ पे मैंने क्या कराया है सर? यहाँ पे मैंने सिर्फ एक काम कराया, वो करवाया है फिजिकल स्टेट चेंज करिए। देखो, लिक्विड से वेपर में भेज दिया, वेपर से लिक्विड में भेज दिया। इसका मतलब अगर मैं कभी भी फिजिकल स्टेट को चेंज करूँगा तो वो कैसी होगी? रिवर्सिबल। ये बात समझ में आई क्या? तो कंबस्शन अगर हो गया तो हमेशा कैसी है? इर्रिवर्सिबल। लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हुई है तो हमेशा कैसी है? रिवर्सिबल। दूसरा एग्जांपल है इर्रिवर्सिबल का कि देखो सर, मैंने एक चीज़ ली थी, NaOH मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करा दी। बेस और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट है NaCl और वाटर बन गया। ठीक है सर, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। देखो, ये वाली रिएक्शन हमारे इतने काम की नहीं है, और एक अच्छी रिएक्शन बताता हूँ। मेरे पास था BaSO4 और HCl, मैंने इन दोनों की रिएक्शन कराई, मेरे पास बना BaCl2 और H2SO4। H2SO4। ये जो BaCl2 होता है ना, वो क्या होता है? प्रेसिपिटेट, PPT। क्या होता है? PPT। PPT अगर प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट की खास बात क्या होती है कि एक बार जब ये बनता है तो सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है, घुलता नहीं है। ये पत्थर की तरह, पाउडर की तरह नीचे जाके बैठ जाता है। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन गया तो भी वो हमेशा कैसी होगी? इर्रिवर्सिबल। क्योंकि ये प्रेसिपिटेट अब किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये H2SO4 तो बोलेगा इसको कि भाई चल आजा, मिल के दोबारा क्या बना देते हैं? BaSO4 और HCl। लेकिन ये BaCl2 बोल रहा है कि भैया मैं बन गया हूँ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट में बना ही तब हूँ जब मैं तुम में घुलता नहीं हूँ। प्रेसिपिटेट क्या होती है? प्रेसिपिटेट वो चीज़ है, वो सॉलिड पार्टिकल हैं जो घुलते नहीं है, नीचे जाके बैठ जाते हैं। अगर ये दोनों घुल जाते तो दोबारा बना सकते थे, लेकिन अब ये BaCl2 घुल ही नहीं रहा H2SO4। इसका मतलब ये परमानेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अभी आपस में रिएक्शन कर ही नहीं सकते, तो पीछे की डायरेक्शन में आ नहीं सकते। तो मैंने आपको दो चीज़ सिखाई है, एक तो कंबस्शन रिएक्शन और दूसरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा कैसी होती हैं? इर्रिवर्सिबल। उनके अलावा अगर आप कोई रिएक्शन कराओगे तो नॉर्मली आपका काम हो सकता है। आपके पास कौन सी रिएक्शन आ सकती है? खास बात यह है कि अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करना चाहता हूँ तो रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाती है और रिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है, इसलिए इसको मैं इस तरह के एरो के साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। जबकि मुझे पता है कि मेरी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसलिए मैं उसके लिए इस तरह के एरो का यूज़ करता हूँ। दूसरी खास बात ये होती है कि जितनी भी मेरी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में होती हैं। कौन सा कंटेनर में होती हैं? क्लोज्ड कंटेनर में। मतलब मेरा डब्बा कैसा होना चाहिए? बंद। क्यों बंद होना चाहिए? देखो एग्जांपल समझा देता हूँ। ये मेरे पास वाटर था लिक्विड फेज में, मैंने इसको हीट कर दिया, हीट करी तो वाटर किस फेज में चला गया? वेपर फेज में। अब अगर ये डब्बा खुला होता तो क्या ये वेपर उड़ जाती यहाँ से? और अगर ये वेपर उड़ जाती तो मैं ठंडा किसको करता? समझ रहे हो बात? तो ठंडा करता तब तो चेंज करूँगा ना इसमें। तो अगर ये डब्बा मेरा क्लोज्ड ना होकर ओपन होता तो क्या वापस आ सकती थी? क्या रिएक्शन नहीं आ सकती? तो इसलिए मेरी मजबूरी है कौन से कंटेनर में कराना? क्लोज कंटेनर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज कंटेनर में होती है। लेकिन सर ये वाली रिएक्शन तो एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो इनके लिए क्लोज लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज लोगे तब भी नहीं होंगी, तो इसके लिए क्यों क्लोज लेते हो? आप ओपन कंटेनर ले हो, आराम से, सस्ता पड़ता है ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में ले हो, रिएक्शन को कराओ, रिएक्शन होगी, जो भी चीज़ बनेगी वो निकल जाएगी छोड़, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए इनको कहाँ कराते हैं? ओपन कंटेनर में कराते हैं। इस चैप्टर में ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में हमारा काम सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है और वो चीज़ है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये चैप्टर बनाई किसके लिए? इक्विलिब्रियम पढ़ते ही कौन सी टाइप की रिएक्शन को पढ़ने के लिए? रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं।
अब समझते हैं सर ये इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, क्या होता है ये इक्विलिब्रियम। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, देखो 2 ग्राफ बना रहा हूं, देखना ध्यान से। एक तो मैं ग्राफ बना रहा हूं रिएक्टेंट के लिए, यहां तो मैं ले रहा हूं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की क्या ले रहा हूं, कंसंट्रेशन, और यहां ले रहा हूं टाइम। यहां ले रहा हूं मैं किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की क्या ले रहा हूं, कंसंट्रेशन, और यहां क्या ले रहा हूं, टाइम। मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है, ऊपर देखना, रिएक्शन ये हो रही है कि रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या। तो शुरुआत में केवल कौन था, रिएक्टेंट। क्या जैसे जैसे मेरी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। तो जब मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ कैसा आता है, घटता हुआ। और शुरुआत में प्रोडक्ट था क्या, नहीं, शुरुआत में तो नहीं था, लेकिन अब धीरे 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 बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। समझ में आई ग्राफ, रिएक्टेंट घटता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ पा रहे हो। अब हुआ क्या, ये तो कौन सी चीज़ थी, ये कौन सी रिएक्शन के लिए बनाया, इरिवर्सिबल के लिए, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन अब मेरी रिएक्शन के साथ दिक्कत क्या है कि मेरी रिएक्शन तो कौन सी बढ़नी है मेरे को, रिवर्सिबल। इसका मतलब रिएक्टेंट शुरुआत में था, शुरुआत में तो मैंने सब कुछ क्या लिया था, 100% कौन था, रिएक्टेंट। उसने थोड़ा सा क्या बनाया होगा थोड़ी देर बाद, शुरुआत में रिएक्टेंट 100% था, प्रोडक्ट 0 था। थोड़ी देर के बाद सपोज करो रिएक्टेंट थोड़ा कम हो गया और प्रोडक्ट थोड़ा बन गया। अगर ये रिएक्शन होती इरिवर्सिबल तो लगातार यही होता जाता, लगातार क्या होता है, सपोज करो मैं पहले इरिवर्सिबल को ही बता देता हूँ कि अगर मेरी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कम होता जा रहा है और इधर बढ़ता जा रहा है, और इस तरह की सिचुएशन आ जाती। एक टाइम पर रिएक्टेंट खत्म हो जाता और सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाता। ये किसके लिए था, इरिवर्सिबल के लिए। लेकिन रिवर्सिबल क्या कहती है, रिवर्सिबल कहती है कि सर देखो मैं तो 2 डायरेक्शन में जाती हूँ। इसका मतलब शुरुआत में भले ही आपने 100 लिया हो और प्रोडक्ट 0 हो, जैसे ही थोड़ी देर के बाद ये रिएक्टेंट कम होगा और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनेगा, वैसे ही ये प्रोडक्ट दोबारा क्या बनाना शुरू कर देगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, 50-50। अब हुआ क्या, एक ऐसी सिचुएशन आई जब, ध्यान सुनना, ये रिएक्शन चल रही थी बहुत देर तक, बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, आगे जा रही है पीछे जा रही है, आगे जा रही है पीछे जा रही है। एक टाइम ऐसा आया जब साइंटिस्ट ने आके नोट किया कि सर ये 50-50 हो गए सर, अब ये चेंज ही नहीं हो रहे। पहले तो चेंज हो रहे थे, 100 था, 0 था, ये घटा, ये बढ़ा। वो बोल रहा है सर चेंज ही नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन फिक्स हो गई। कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि सर देखो ये 50 है, ये 50 है, थोड़ी देर बाद नाप रहा हूँ तो भी 50-50 है, 1 घंटे बाद नापा तो भी 50-50। इसका मतलब उसको क्या लग रहा है, साइंटिस्ट को, कि रिएक्शन होना बंद हो गया, उसको तो यही लग रहा है। लेकिन जब आप उसने डिटेल में स्टडी करी तो उसको पता चला कि सर रिएक्शन होना बंद नहीं हुआ है, लगातार रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लगातार क्या बना रहा है, रिएक्टेंट। लेकिन जितने टाइम में 10 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टूट के 10 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनाते हैं, उतने ही टाइम में 10 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 10 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसका मतलब जितनी रेट से ये प्रोडक्ट बना रहा है उतनी ही रेट से ये रिएक्टेंट बना रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई। मतलब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन भी जा रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी जा रही है, लेकिन दोनों की रेट बराबर होने से इन दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा। तो हमको क्या लग रहा है, सब कुछ रुक गया, और जिस टाइम पे सब कुछ रुक जाता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये फेज जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम्स इक्वल, द स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसका मतलब मैं सिंपली ये कह सकता हूँ
कि इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से बता सकते हैं कि सर एक तरीका तो यह है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो अब देखना ध्यान से, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ दोबारा। देखना, ये था मेरा कंसंट्रेशन और ये में था मेरा ग्राफ टाइम का। ये ग्राफ किसका था? ये मेरा ग्राफ था टाइम का। देखो रिएक्टेंट लगातार घटते जा रहे थे क्या? रिएक्टेंट लगातार घटते जा रहे थे, लेकिन सर किस में घटते जा रहे थे? इरिवर्सिबल रिएक्शन में। यहाँ क्या होगा सर? यहाँ ये होगा कि एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। इस टाइम के बाद देखो कांस्टेंट हो गई चीज़, अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। अब मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूँगा, प्रोडक्ट शुरुआत में क्या था? कम, लेकिन बाद में कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, रिएक्टेंट भी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, जहाँ ये काट रहे हैं एक दूसरे को। ये कौन सी सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एक तो मेरा ग्राफ था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, एक था मेरे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। जिस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो क्या है? इक्विलिब्रियम। और कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा? कंसंट्रेशन के साथ ये होगा सर कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? अगर आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हो तो रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। देखो यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गई, अब चेंज नहीं हो रही है। और प्रोडक्ट की भी क्या हो जाएगी सर? प्रोडक्ट की भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगी सर, बिल्कुल। ये बात समझ में आ रही? अब हमारे पास आया एक लॉ आया जिसका नाम था लॉ ऑफ एक्टिव मास। क्या कहता है ये लॉ ऑफ एक्टिव मास? लॉ ऑफ एक्टिव मास कहता है कि सर किसी भी कोई रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन जा रही है प्रोडक्ट की तरफ, वो बोलता है किसी भी रिएक्शन की रेट, किसी भी रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या मतलब है इस एक्टिव मास को? क्या है ये एक्टिव मास? कुछ भी नहीं है। एक्टिव मास क्या है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हम इस चैप्टर में किससे शो करते हैं? डब्बे में बंद कर देते हैं जिस चीज़ को, ये डब्बा शो करता है कंसंट्रेशन। इसके अंदर R लिख दिया, इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बात? इस तरीके से शो करते हैं। लॉ ऑफ एक्टिव मास ये कहता है। अब मैंने इस लॉ ऑफ एक्टिव मास को शो करने के लिए एक रिएक्शन ली, देखना ध्यान से। रिएक्शन थी मेरी स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी। रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएगी। स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। रिएक्शन तो यही है, देखो ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं। तो सर ये आगे क्या लिखा है? स्मॉल ए स्मॉल बी। ये इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। जब मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ तो लिखता हूँ ना, हो सकता है ए के आगे 2 आ रहा हो, बी के आगे 1 आ रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई गिनती हो सकती है। तो किसी ने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास, अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? वो बोलता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके? रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। अब रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। तो पहले तो लिखो ए का एक्टिव मास मतलब ए की कंसंट्रेशन, और फिर लिखो बी का एक्टिव मास मतलब बी की कंसंट्रेशन। और एक्टिव मास के साथ बात यह है कि इनका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये आगे जो लिखा हुआ है वही इनकी क्या बन जाता है? पावर। ए के आगे क्या लिखा हुआ था? स्मॉल ए, और बी के आगे क्या लिखा हुआ था? स्मॉल बी। अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड, चलो देखो ये मेरी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट कौन से रिएक्शन के लिए था? फॉरवर्ड के लिए। किसके लिए था? फॉरवर्ड के लिए। और ये मेरे पास जो वैल्यू है ए के ऊपर स्मॉल ए, और ये मेरे पास बी का एक्टिव मास स्मॉल बी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यही चीज़ अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालने जाऊँ तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। अरे रेट किसकी निकाल रहा हूँ? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगी कि सी और डी मिलके क्या बनाएंगे? ए और बी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? सी और डी। तो सर सी की कंसंट्रेशन ऊपर स्मॉल सी, डी की कंसंट्रेशन ऊपर स्मॉल डी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो क्या लगाओगे? इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। बैकवर्ड के लिए कांस्टेंट आएगा के बी। ये मेरे सी के ऊपर स्मॉल सी और मेरे डी के ऊपर स्मॉल डी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। मुझे कोई ये बताएगा कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? सर आपने बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? सर देख लो यहाँ पे के एफ थी। सर एक तो मेरे पास के एफ था, ए की कंसंट्रेशन, ए का एक्टिव मास, बी का एक्टिव मास बराबर हो जाएगा के बी, सी की कंसंट्रेशन इसका एक्टिव मास, डी की कंसंट्रेशन का एक्टिव मास। सही है क्या? ठीक है सर। मुझे वैल्यू निकालनी थी के एफ अपॉन के बी की। के एफ तो यहाँ पे ऑलरेडी है, के बी को मैं नीचे ले आऊँगा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ ऊपर पहले से कौन बैठा है? सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी। इनको नीचे ले आऊँगा तो ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। ये जो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का कोफिशिएंट है और ये मेरा जो बैकवर्ड रिएक्शन का कोफिशिएंट है, इनका रेशो जो आता है उसको मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम देता हूँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख लिया है, और मैंने क्या सीखा है वो सीखना है अब आपको। मैंने ये सीखा है कि अगर मुझे कोई रिएक्शन दे दी जाए तो मैं क्या करूँगा? देखो मेरी रिएक्शन कौन थी? स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। इसके लिए अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो सर प्रोडक्ट को देख लो पहले ही। प्रोडक्ट कौन है? सी, और उसकी पावर को ऊपर लिख दो। डी, उसकी पावर को ऊपर लिख दो। नीचे रिएक्टेंट को नीचे लिखो, ए और उसकी पावर, बी और उसकी पावर। इस तरीके से मैं किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकता हूँ क्या? मतलब मुझे पहले ऊपर किसका लिखना है? प्रोडक्ट का, और नीचे किसका लिखना है? रिएक्टेंट का। ये मेरी ट्रिक हो गई। तो अब मैं काफ़ी सारे रिएक्शन आपको लिख के दे रहा हूँ, आप उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बताओ। एक मैंने आपको रिएक्शन दे दी कि a प्लस 2b बना रहे हैं 3c प्लस 4d। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखेंगे? लिखो सर। बड़ा सिंपल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। पहले किसको पकड़ो? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कौन कौन है? c और d। c के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। जो आगे लिखा हुआ है उसको पावर बना दो। d के आगे लिखा हुआ है 4, उसको पावर बना दिया। डिवाइडेड बाय a के आगे कुछ नहीं है तो कोई पावर नहीं है, b के आगे 2 है तो इसकी पावर बना दी मैंने। ये बना दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक के लिए और लिख के बताओ। इसके लिए लिख के बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के बताओ। देखो सिंपल सा है। पहले किसको पकड़ोगे? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कौन है? H2O। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? रिएक्टेंट बताओ। सर O2 था, O2 के जो आगे लिखा हुआ है वही ऊपर लिख दो। H2 के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा, आराम से निकल जाता है क्या? अब हम आते हैं कि सर ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? और 2 टाइप के इस बेस पे होते हैं कि हमको दिया क्या है। एक तो अगर हमें कंसंट्रेशन दी हो तो क्या करेंगे, और दूसरा बोलता है कि अगर हमें प्रेशर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे।
तो अगर मुझे कंसंट्रेशन दी है और मुझे बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो मैं निकालता हूँ Kc। क्या निकालता हूँ? Kc। और जब मुझे प्रेशर के लिए निकालना होता है तो मैं निकालता हूँ Kp। तो मेरे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, Kc और Kp। Kc और Kp। C मतलब कंसंट्रेशन दे रखी है और P मतलब प्रेशर दे रखा है। अभी तक मैंने जो निकाले हैं वो सब Kc हैं, कंसंट्रेशन ही है ना। मोस्टली हम किसको यूज़ करते हैं? Kc को। तो अगर मैंने आपको एक रिएक्शन दे दी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से दी है कि सर H2 प्लस I2 विल बी फॉर्मिंग 2HI। तो अगर मैं इसके लिए Kc निकालने जाऊंगा तो Kc उसी तरीके से लिखूंगा जैसे अब लिख रहा था कि सर पहले प्रोडक्ट देखो कौन है, मैं लिखूंगा HI है सर, ठीक है। HI के आगे 2 था तो स्क्वायर बना दिया। नीचे रिएक्टेंट को लिखूंगा, H2 के आगे भी कुछ नहीं था और I2 के आगे भी कुछ नहीं था। ये तो मेरी Kc की वैल्यू है। जब Kp की वैल्यू मैं लिखने जाऊंगा तो Kp के लिए मैं क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करूंगा, क्या यूज़ करूंगा? प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, यहाँ डब्बा नहीं बनाना है, क्या बनाना है? प्रेशर ऑफ किसका? HI का। इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 2। तो ब्रैकेट बनाओ नॉर्मल वाला और स्क्वायर कर दो। नीचे नीचे किस किस के प्रेशर हैं? सर H2 के, और फिर किसका प्रेशर है? I2 का। बस मैंने Kp लिखा तो प्रेशर लिख दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी तो डब्बा बना के शो कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं और करूँ और मुझे उसने बोला हो कि 2A जो है ये टूट रहा है C+3D में, C+3D में टूट रहा है ये, डी को और अच्छा बना देता हूँ। बोल रहा है सर इसके लिए दोनों बना के बताओ आप, एक तो इसके लिए मुझे निकाल के बताओ Kc। तो सर मैंने बोला Kc निकालने में क्या है? प्रोडक्ट देखो कौन कौन है, प्रोडक्ट C है, C के आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। प्रोडक्ट मेरे पास D है, D के आगे 3 है। सर A के आगे 2 है, कंसंट्रेशन यूज़ करी तो Kc। सर Kp, अरे Kp के लिए कुछ नहीं करना सर, प्रेशर, किसका प्रेशर? C का प्रेशर मल्टीप्लाई D का प्रेशर, और D के आगे 3 था तो क्यूब कर दो, चीज़ें पावर में ही जा रही हैं हम भी। A का प्रेशर आगे 2 था तो स्क्वायर कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन किस पे आते हैं नीट में, IIT में, बाकी किस क्वेश्चन आते हैं? रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। क्वेश्चन किस पे आते हैं? रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। और मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, टाइम वेस्ट होता है हमारा। मैं तुमको सीधा याद करवा रहा हूँ कि याद ये करना है कि Kp इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये मेरा फॉर्मूला है और ये आपको तन मन में वैसे बस जाएगा, चिंता ही नहीं करनी, आराम से याद हो जाएगा। मेरा फॉर्मूला है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। R कौन है मेरा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T कौन है मेरा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कमाल की बात यह है कि वो आपसे कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ज़्यादा नहीं अटकाएगा, वो किस में अटकाएगा वो समझाऊंगा, और क्वेश्चन पूछेगा ही सिंपल सा। और ये डेल्टा Ng क्या है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, और N का मतलब मोल, डिफरेंस ऑफ मोल्स, और G का मतलब गैसियस, डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल्स। इसका मतलब मुझे सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ देखना है? प्रोडक्ट की तरफ देखना है कि उसके पास गैस के कितने मोल हैं, उसमें से घटा देने हैं कि रिएक्टेंट के पास गैस के कितने मोल हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। क्वेश्चन में उसने हमको बोला कि सर एक रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस I2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और रिएक्शन दे रखी है कि बन रहा है 2HI गैस। वो बोल रहा है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो मैंने तो सर फॉर्मूला याद कर लिया, Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng। मतलब मेरा पहला काम ही है डेल्टा Ng निकालना। अब मैं डेल्टा Ng निकालने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले कहाँ देखूंगा? प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट ये रहे, क्या गैस है? हाँ। कितने मोल हैं? 2 माइनस। अब जाओ रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट में गैस कौन कौन है? ये सर ये भी गैस है और ये भी गैस है। H2 के कितने मोल हैं?
I2 पे कितने मोल हैं? एक ही, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक और एक जोड़ो तो 2 - 2 0। तो जब मैंने इस रिलेशन को फॉलो किया तो Kp इज इक्वल्स टू Kc, RT की पावर कितनी आई? 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं, 1 है मतलब। तो Kp इज इक्वल टू क्या आएगा? बात समझ पा रहे हो? Kp किसके बराबर आ जाएगा? Kc के बिल्कुल बराबर आ जाएगा अगर कौन 0 है? डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है। ठीक है, बाकी केस में हमको निकालना है। कैसे निकालना है कि सर हमारे पास एक रिएक्शन थी, रिएक्शन ये कह रही थी कि सर N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। सर N2 इज अ गैस, H2 इज अ गैस, वेयर अमोनिया इज ऑल्सो ए गैस। कह रहा है फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। मैंने लिख दिया रिलेशन, RT की पावर डेल्टा Ng। अब आप निकालो सबसे पहले डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है। निकालो। सर डेल्टा Ng की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले प्रोडक्ट की तरफ देखो कितने मोल हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट की तरफ हम आए, दोनों ही गैस है सर, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। नीचे मत देखना, आगे देखना सर। 3 और 1 4, 2 - 4 -2। इसका मतलब जब मैं रिश्ता निकालूंगा तो Kp इज इक्वल्स टू Kc, RT की पावर कितनी आएगी? -2। तो एक इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? Kp इज इक्वल्स टू Kc और नीचे लिख दिया RT का स्क्वायर, RT की पावर 2। ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाता है। आ गया क्या मेरा आंसर? ऐसे पूछवाता है बार बार, बताओ सर रिश्ता निकालो, रिश्ता निकालो, रिश्ता निकालो। देखो सामने हमारे पास एक नीट का क्वेश्चन है, और वो नीट का क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको 4 रिएक्शन दे रखी हैं। देखना कौन कौन सी रिएक्शन दे रखी हैं। इससे पहले मैं एक नोट सिखा देता हूँ तुमको, पहले ये देख लो है ना, नोट देख लो। मुझे उसने एक रिएक्शन दे दी CaCO3। सर ये टूट के बनाता है CaO + CO2। अब CaCO3 कैसा है? सॉलिड। कैल्शियम का ऑक्साइड भी कैसा है? सॉलिड। CO2 क्या है? गैस। तो अगर वो मेरे इसके लिए निकलवाना चाहता है कि बताओ रिश्ता निकालो दोनों में, Kp इक्वल टू Kc, RT की पावर डेल्टा Ng। तो इसके लिए Kp इक्वल टू Kc, RT की पावर डेल्टा Ng जब मैं निकालने जाऊंगा तो डेल्टा Ng कैसे निकालूंगा कि सर प्रोडक्ट के मोल देख लो और रिएक्टेंट के मोल देख लो। कभी कभी मेरे दिमाग में गलत ही बैठ जाती है, मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए? गैस। यहाँ पे ये सॉलिड है, इसका मतलब इनको काउंट ही नहीं करना है। तो जब मैं प्रोडक्ट की तरफ गया तो इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। गैस कितनी थी? 1। और यहाँ तो गैस है ही नहीं, तो 0। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई? 0 नहीं, सॉरी 1। तो बताओ कैसे लिखोगे? Kp इज इक्वल्स टू Kc, RT की पावर 1 हो गया। Kp इक्वल टू Kc RT। इसका मतलब मुझे सॉलिड को नहीं देखना है कभी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे सामने दिया हुआ है, उसमें 4 रिएक्शन दिखी हुई है। एक तो दिया हुआ है कार्बन सॉलिड फेज में, ऑक्सीजन मेरी गैसियस फेज में है, और ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है CO2 गैस। दूसरी रिएक्शन मुझे बोली हुई है उसने कि सर H2 मेरे पास गैस है, Cl2 मेरे पास गैस है, 2HCl बना रहा है और ये भी गैस है। अगला बोल रहा है सर PCl5 मेरे पास गैस है और ये टूट रही है PCl3 गैस में और Cl2 गैस में। नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है सर 2SO2 जो कि एक गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके SO3 बना रहा है जो कि एक गैस है। बोल रहा है सर एक तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, देन ऑप्शन नंबर 4। वो मेरे को बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके लिए Kp/Kc का रेशो 1 है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी रिएक्शंस है, हो सकता है एक से ज़्यादा हूँ,
कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनके लिए Kp/Kc की वैल्यू 1 है? सॉल्व करो। देखें आप तो ये देखो, सबसे पहले तो ये रिश्ता क्या है सर? मेरा रिश्ता इस फॉर्मेट में आना चाहिए, Kp=Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, ये याद किया है मैंने। ये वाले को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। सर Kc को उधर ले जाता हूँ, तो Kp=Kc। अच्छा सर, Kp=Kc आना चाहिए, और वो कब आएगा? जब ये डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आए? डेल्टा एन जी की वैल्यू आए 0। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आएगी तो आर टी की पावर कितनी बनेगी? 0, और आर टी गायब हो जाएगा। तो अब मुझे ये देखना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है इनमें से जिसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब गिनना शुरू करो। देखो, जब मैं पहली रिएक्शन के पास गया तो इसके पास 1 था प्रोडक्ट में, इधर आया तो कार्बन को भूल जाऊंगा क्योंकि कार्बन सॉलिड है। एक ही क्या है? गैस। तो रिएक्टेंट में भी एक ही गैस है, प्रोडक्ट में भी एक ही गैस है। एक में से घटाऊंगा 0। अरे सर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, सर इसके लिए आएगा ये। सर जब इसके लिए गया तो यहाँ पर कितना है? प्रोडक्ट की साइड 2, और रिएक्टेंट की साइड भी कितना है? 1 और 1 2। सर इनके लिए भी 2 - 2 0। अरे सर इसके लिए भी डेल्टा एन जी 0 है, इसके लिए भी सही आएगा। इसमें गया तो 1 और 1 2, प्रोडक्ट की तरफ तो 2 है, रिएक्टेंट की तरफ 1 है, तो वैल्यू आएगी 1। 0 नहीं आई तो हमारा काम नहीं होगा। नेक्स्ट इसके पास गया मैं, तो इधर तो थी 2 -1 और 2 3, इसके लिए -1 आ रही, 0 इसके लिए भी नहीं आ रही, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नीट का। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर देखो N2 एक गैस है और वो 3H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? 2NH3 गैस बनाती है। वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि सर Kp Kc के कितने टाइम्स के बराबर आएगा, कितने टाइम्स ज़्यादा आएगा, कितने गुना ज़्यादा आएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A = 1 अपॉन R की पावर 2 T की पावर 2। ऑप्शन नंबर B इज़ R की पावर 2 T की पावर 2। ऑप्शन नंबर 3rd इज़ R/T, एंड ऑप्शन नंबर 4th इज़ RT। मतलब आपको ये देखना है कि सर मेरे को पता है रिश्ता क्या होता है, Kp = Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। मतलब आपको ये दिखाना है कि RT वाली वैल्यू कितनी आएगी। अब आप इस फॉर्मूले को लगाओ और चेक करो। देखो इसके लिए जब मैं निकालने जाऊंगा तो Kp = Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी निकाल लूँ पहले। सर डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकालूंगा? प्रोडक्ट की तरफ कितने थे? 2 -3 और 1 4। अच्छा सर डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 आ रही है क्या? हाँ, कितनी आ रही है? -2। अब लिखो, देखो Kp = Kc RT की पावर कितनी आई? -2। अब देखो कहीं है क्या यार? सर यहाँ तो सिर्फ RT है। सर यहाँ तो R और T ऊपर हो गए, ये गलत है, ये गलत है। सर ये तो कह रहा है R² T², लेकिन मुझे पता है माइनस में पावर तो स्क्वायर कैसे हो सकता है? तो एक तरीके से तो मेरे को पता चल गया कि एक ही ऑप्शन बचा है, लेकिन इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि कैसे कर लेते हैं। देखो सर Kp = Kc RT की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाऊंगा तो RT की पावर कितनी हो जाएगी? +2। इसका मतलब Kp Kc के कितने टाइम है? सर Kp Kc के 1 अपॉन RT का स्क्वायर, R² T² टाइम है, तो 1 अपॉन R² T²। क्वेश्चन हो पा रहे हैं? घबराना नहीं है, सिंपल सी जाना। हाँ जी, नेक्स्ट आप हमें करके बताएं। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें Kp और Kc की वैल्यू बराबर आएगी? आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर A इज़ N2 + 3H2 that are forming 2NH3। नेक्स्ट आपको बोल रहा है CaCO3 सॉलिड, ये टूट रहा है CaO सॉलिड और CO2 गैस में। ऑप्शन नंबर C है कि 2HI जो है वो टूट रहा है H2 गैस और I2 गैस में। और ऑप्शन नंबर D जो है वो कह रहा है कि सर H2 + Cl2 मिलके बना रहे हैं 2HCl।
जिसमें मैंने स्टेट नहीं लिखी है उसमें सब गैस हैं, ये सारी गैस हैं, सारी गैस। फाइंड आउट करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें Kp और Kc की वैल्यू बराबर आएगी। अब तक तो आप ये सीख चुके होंगे कि Kp बराबर Kc तभी आता है जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आती है। सर इसके लिए डेल्टा Ng निकालने जाओगे तो 2 - 4, इसके लिए निकालने जाओगे तो सर 1 - 0 1 आ रही है, इसके लिए निकालने जाओगे तो देखो 1 और 1 2, और इधर भी 2 2 - 2 0, अरे सर इसके लिए आई है। इसके लिए निकालने जाओगे तो 2 - 2 दैट इज 0, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है बस एक ऑप्शन आता देखा बस हो गया, हाँ और क्या, -3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम है ना, इसको दो टाइप में बांटा हुआ है। एक तो बोलते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम, और दूसरे को नाम दे रखा है हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, होमो मतलब सेम, जिनस मतलब फिजिकल स्टेट। तो अगर कोई रिएक्शन, कोई इक्विलिब्रियम ऐसी रिएक्शन में है जहाँ पर सारे के सारे रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट्स, सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में हैं, उसको बोला जाता है होमोजेनस इक्विलिब्रियम। और अगर हमारे सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, अलग अलग फिजिकल स्टेट में अगर वो हैं, सेम नहीं है, तो उसका नाम क्या देते हैं? हेट्रोजेनस। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि सर देखो H2 एक गैस है, I2 एक गैस है, और ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रही हैं? 2HI। सर इस पूरी रिएक्शन में देखो एक ही फिजिकल स्टेट है, कौन है? और वो गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट एक ही फेज में है, इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? होमोजेनस। लेकिन अगर मैंने आपको ये वाला ऑप्शन दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, CaO भी सॉलिड में है, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन CO2 कौन सी फेज में आ गई? तो सर यहाँ पे दो फेज आ गई, सॉलिड फेज भी आ गई और गैस फेज भी आ गई, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। ये हमारा पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम का बेस था। कल हम इस पे सारे के सारे क्या करना शुरू करेंगे? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी।